जावास्क्रिप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉर्म आपने फिल किया। लेट सपोज आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। आपने सेम वही एनरोलमेंट फॉर्म मतलब एनरोलमेंट नंबर डाला, फॉर्म ओपन किया रिजल्ट चेक करने का, और बाय मिस्टेक अगर आपने एनरोलमेंट नंबर पूरा नहीं डाला या फिर गलत डाला। लेट सपोज अगर आपके एनरोलमेंट नंबर की लेंथ है 10 डिजिट्स की, और आपने बाय मिस्टेक एंटर कर दी 9 डिजिट्स या 8 डिजिट्स, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास तुरंत एक एरर मैसेज आ जाएगा कि प्लीज़ चेक द लेंथ ऑफ द नंबर और प्लीज़ एंटर द प्रॉपर नंबर। मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास मैसेज आ जाएगा, जिसे पढ़ के आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने डिटेल्स डाली हैं डेट आर नॉट द प्रॉपर एंड आई नीड टू री वेरीफाई द डिटेल्स। और एज सुन एज आपने प्रॉपर डिटेल्स डाली, आपने सबमिट किया, इट विल गो अहेड। तो जो ये मैसेज अलर्ट आपके पास आता है, दिस इज परफॉर्म थ्रू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जो वेब प्रोग्रामिंग में क्लाइंट साइड वैलिडेशन के काम में आती है। पहले क्या होता था, जब हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करते थे, तो आपने नंबर भले ही गलत डाला, आपने कोई वैल्यू चेक नहीं हुआ, सबमिट पे किया, डेटा प्रोसेस हुआ, बैकएंड पे गया, वहाँ पे सर्वर को हिट हुआ, सर्वर ने क्रॉस चेक किया नंबर को, और उसने चेक किया कि भाई दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर, या फिर इस नंबर से हमारे पास कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अननेसेसरी जो आपका क्लाइंट के मतलब क्लाइंट से सर्वर को जो डेटा ने हिट किया, वो जो स्टेप होता है, इट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस में बार बार आपको चेक करना पड़ता है, डेटाबेस लॉगिन करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस, हमने क्या किया कि कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम जो भी अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डेटा हम सबमिट कर रहे हैं, बिफोर सबमिटिंग हम ये वैलिडेट कर सकें कि वेदर द डेटा विच वी आर प्रोवाइडिंग इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ द जावास्क्रिप्ट। इसी वजह से हम इस जावास्क्रिप्ट को कहते हैं जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज्ड टू चेक द वैलिडेशंस, या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस। तो जो भी एरर होगा वो वहीं पे चेक कर लेता है, उसको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आपको एरर दे देता है, आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद आप सबमिट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो सर्वर को हिट होता है वो कम होता है, और इसकी वजह से जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस होती है। अननेसेसरी आपके सर्वर प्रोसेसिंग, बार बार उसको सर्वर को चेक करना, डेटाबेस को चेक करना एंड ऑल, ये सारे टास्क आपके बच जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हम इसीलिए यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हम कई तरह की वैलिडेशन हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं पासवर्ड डालना है, हमने वहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दी कि पासवर्ड हमारा एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर इतनी लेंथ का होना चाहिए। आपने कहीं ईमेल आईडी डाली, आपने फॉर्मेट दे दिया ऐट के बाद ये होना चाहिए, आपने गलती से वो नहीं डाला तो वो चीज़ आपको एरर दे देता है वहीं पे ही। आपने मोबाइल नंबर एंटर किया, आपने डाला कि मोबाइल नंबर इतने लेंथ का होना चाहिए, 10 डिजिट्स का होना चाहिए, आपने कहीं कम ज़्यादा डाल दी, आपने सबमिट किया तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। आपने डाला कि मेरा जो नेम है वो सिर्फ करेक्टर्स में होना चाहिए, आपने कहीं अगर न्यूमेरिक डाल दिया तो आपको एरर आ जाएगा। तो दीज आर सोर्ट्स ऑफ वैलिडेशन विच आर परफॉर्म थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी जो काम करती है सिर्फ एचटीएमएल के साथ काम करती है, एचटीएमएल पेजेस पे या वेब पेजेस पे आप कह सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है आप डायरेक्टली एचटीएमएल पेजेस में एम्बेड कर सकते हो, एचटीएमएल कोड के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन्स आप जब रन करवाओगे तो उसमें कोई कंपाइलेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप जो भी कोड लिखते हो कंपाइलर उसे कंपाइल करता है, उसके बाद जाके वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट आप डायरेक्टली एचटीएमएल वेब पेज में इंटीग्रेट करते हो, उसी के साथ लिंक करते हो, और जब आप उसे रन करवाते हो तो डायरेक्टली रन होता है विदाउट एनी कंपाइलेशन। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ सोर्स फ्री ओपन सोर्स कोड है, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह कॉपीराइट की जरूरत नहीं होती।
तो ये कुछ फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, या फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट, तो आपको यही लिख के आना है। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना है, जावा और जावास्क्रिप्ट आपका दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज इन द वेब टेक्नोलॉजी फॉर वैलिडेशन चेकिंग, और जावा होती है आपका प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैक एंड कोडिंग के काम में आता है, एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सन माइक्रो सिस्टम। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट में कभी कंफ्यूज मत होना, कोई अगर आपसे पूछता है तो दे बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपकी जो भी वैलिडेशंस होती हैं क्लाइंट साइड पे जाती हैं, आपको सर्वर को हिट नहीं करना पड़ता, तो इसकी वजह से आपका जो सर्वर पे लोड होता है वो कम से कम रहता है। मतलब इंटरेक्शन सर्वर से हमें कम से कम होता है, और हम ये एज्यूम करते हैं जितना इंटरेक्शन हमारा कम से कम होगा सर्वर से, उतना हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होगी, एरर आने के चांसेस कम से कम रहेंगे। अब बात आती है कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज इसमें गूगल चैट में ये स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है क्या आप लोगों के पास भी? है या आरसीएम में कैसे बोल, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में ही आपकी इम्प्लीमेंट होती है, तो हमें लिखना वही नॉर्मल एचटीएमएल का कोड ही है अपना। एचटीएमएल मैंने लिखा। जावा स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, मतलब अब ये कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे अपने ब्राउजर को कि भाई जो हम ये कोड लिखते हैं इट बिलोंग्स टू जावा स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी के अंदर हम एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आप ये लिखोगे। उसके बाद आपको जो भी स्क्रिप्ट टैग आपने लिखा है ओपन किया, तो आपको स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी करना पड़ेगा, और जो भी आपको कोड लिखना है आपको जावा स्क्रिप्ट वाला वैलिडेशन वाला कोड आपको इस स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ आउटपुट दिखाना है, मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आउटपुट दिखाने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसे जो भी आउटपुट दिखाना है वही हम इसी तरीके से डबल कोट्स में लिखते हैं। सेव करूंगा मैं इसे वही डेस्कटॉप पे। तो जो भी हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे वो आउटपुट आपका यहाँ पे इस तरीके से आपके डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टाइप इस तरह से देना पड़ता है, टैग्स डॉट जावास्क्रिप्ट। कोई आउटपुट देना है तो आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम वैलिडेशंस कैसे देते हैं, जैसे आप कहते हो पॉपअप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, अब मैंने उसके अंदर लिखा कि भाई मेरा नेम ये है, कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैंने कहीं न्यूमेरिक डाल दिया, रन करवाऊंगा तुरंत एरर आ गया। सबमिट बटन पे क्लिक करते कि भाई द एंटर्ड कैरेक्टर
इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट या कुछ भी जो एरर आया वो कैसे आएगा वो भी देखेंगे। उससे पहले बेसिक्स आप थोड़ा सा समझ लो। ये मैंडेटरी है शो करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट आपकी बेसिकली एक क्लास है जो कि फाइल्स में डिफाइंड है। राइट मेथड है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लास का। डॉक्यूमेंट बेसिकली जो क्लास है उसका, अगर आपने जावा पढ़ी हो, उसका आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं, कमेंट्स कैसे देते हैं इसमें, अगर आपको कोई आउटपुट में कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स देने के लिए आप यूज करते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कमेंट्स में देते हैं। उसके बाद आपका वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप जो नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, लूप्स वगैरह, वेरिएबल्स, आउटपुट देखना, कुछ कंप्यूटेशंस करना, वो सारे फीचर्स ये अलाउ करता है। तो अब वेरिएबल्स आप कैसे डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आपकी एक चीज ध्यान रखना, इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए जो मुझे डिफाइन करने पड़ते हैं, उसके लिए जो मैं यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ var वेरिएबल। कुछ भी मैंने देख लिया, मान लो वेरिएबल का नेम इक्वल टू, और उसकी मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, मैंने मान लो ये वैल्यू दे दी। तो अब जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पिक करेगा मेरी ये वैल्यू जो मैंने वैल्यू असाइन करी है। उसके बाद आपके जावास्क्रिप्ट में जितने भी आपके लूप्स होते हैं, इफ एल्स इफ कंडीशंस वगैरह, वो सारे लूप्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जैसे अब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बन सकता हूँ, देखते हैं जरा। होती हैं, कंडीशंस होती हैं, इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ, ये सारी कंडीशंस भी हम इसमें लगा सकते हैं अपने स्विच केस वगैरह। ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं अपने उसके अंदर। तो मुझे इस वाले ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटर और इन दोनों ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है। इम्प्लीमेंट करना आता है सबको। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपके सपोर्ट होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, इस तरह से जितने भी आपके लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे डबल इक्वल टू, जो वैल्यू चेक करना है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स भी, एम्पलीसेंट, आपका और ऑपरेटर, नोर ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स भी आपके सपोर्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आता है आपका जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, जो मेन चीज़ है
कि जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स कैसे काम करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा, अच्छा जावा स्क्रिप्ट जो हम लाइन डिफाइन करते हैं वो आप बॉडी पार्ट में डिफाइन करते हो या फिर आप हेडर पार्ट में भी डिफाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द यूसेस। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म बनाया जो हमने उसमें ही पढ़ा था। मैंने दे दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, तो ये होता है आपका पॉपअप बॉक्स। जावा स्क्रिप्ट के अंदर 3 तरह के पॉपअप बॉक्स आप यूज कर सकते हो, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स। देखो मैंने क्या किया, सिंपल एक HTML का प्रोग्राम लिखा, इसमें मैंने हेडर पार्ट का था जावा स्क्रिप्ट टाइप डिफाइन कर दिया, स्क्रिप्ट टाइप मेरा ये है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। यहाँ पे जब भी कोई फंक्शन बनाना तो हम इसी तरीके से बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड होता है, उसके बाद आप जो भी नेम देना चाहते हैं आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं। उस फंक्शन के अंदर मैंने बॉडी डिफाइन कर दी, मैंने लिख दिया अलर्ट, अलर्ट कीवर्ड है तो उससे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे किस तरह का पॉपअप डिस्प्ले करना है। अलर्ट मैंने पॉपअप किया, उसके अंदर जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहें आप यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने स्क्रिप्ट खत्म किया, यहाँ पे हेडर पार्ट कंप्लीट किया। मैं बॉडी पार्ट में मैंने एक फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप मैंने एक बटन दिया, वैल्यू दी उसकी, और ऑन क्लिक पे मैंने इस मैसेज को कॉल, फंक्शन को कॉल करवा दिया। और जैसे ही अब मैं इसे रन करवाऊंगा तो मेरा ये बटन डिस्प्ले हुआ। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरा एक पॉपअप आ गया, हेलो, या जो भी मैंने वहाँ पे दिया था अलर्ट पॉपअप मेरा यहाँ पे आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैलिडेशन मैंने लगा दिया कि मेरा या एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने उसमें एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि उसकी जो लेंथ है या उसके अंदर जो भी मेरे वैल्यूज हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो मैंने कंडीशन लगा दी, और कंडीशन अगर मेरी फुलफिल हो गई तो गुड, अगर नहीं हुआ तो मैंने लगा दिया कि ऑटोमेटिकली मेरा एक फंक्शन मैंने कॉल कर दिया जिससे मैंने लगा दिया कि अलर्ट पॉपअप आ जाए और उसमें आ जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैसेज प्लीज फिल द प्रॉपर वैल्यू। जैसे ही मैं इसे रन करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये पॉपअप मेरा वहां पे आ जाएगा। इसी तरीके से मेरा अलर्ट, ये तो अलर्ट हो गया। उसके बाद मेरा आता है कंफर्म करके पॉपअप। कंफर्म में क्या होता है, मेरे से एक कंडीशन पूछता है कि जैसे आपने कोई फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आता है जिसमें आपसे पूछता है कि आपने जो वैल्यूज फिल करी हैं आर द वैल्यूज प्रॉपर,
और कैन वी गो अहेड और नॉट। आप ओके करते हो या कैंसिल करते हो। ओके करते हो तो आगे मूव करता है, कैंसिल करते हो तो वहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो दैट इज द कंफर्म बॉक्स, जहाँ पे आपसे कंफर्मेशन ली जाती है कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड और नॉट, यस और नो करके आपको ऑप्शंस दी जाती हैं। उसके बाद आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स। स्पेलिंग दो इसकी। ये तो होती है स्पेलिंग। या प्रॉम्प्ट बॉक्स, आप जो भी वैल्यू फिल करेंगे उसका आप ओके करेंगे और वो आपका आगे फर्दर मूव करेगा। जहाँ पे आपसे वैल्यूज वो पूछता है या फिर कोई इनपुट लेता है। बहुत सी बार क्या होता है कि आप कोई भी एडवर्टीज मतलब वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। एडवर्टीजमेंट्स में क्या होता है कि आपके पास पॉपअप आता है कि प्लीज़ फिल योर ईमेल आईडी, प्लीज़ फिल योर नेम, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप ओके करते हो, आगे प्रोसीड करते हो। दैट आर द प्रॉम्प्ट बॉक्सेस। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स इसी तरीके से काम करते हैं। These are the three types of boxes which are available in the JavaScript. फंक्शंस जो आपको डिक्लेयर करते हो इसी तरीके से करते हो। ये मेरा, इसमें मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करी है। अगर आप चाहो तो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज को रिटर्न करवाना पड़ेगा। नॉर्मल फंक्शनलिटी जैसी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हम यहाँ पे उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एक आपका फंक्शन है, मतलब HTML के कोड है। ये कई सारे कोड्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी उसमें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सब कुछ है। अब मान लो मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास एक पॉपअप आ गया, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अब मैंने यहाँ पे कुछ नेम डाला, सबमिट करूंगा, वो आगे प्रोसीड हो गया। तो ये होता है आपका जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालूंगा, मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में मैंने एक मेथड नेम दे दिया फॉर्म को कुछ भी, उसके बाद मैंने एक मैं फंक्शन कॉल किया, ठीक है, कि ऑन सबमिट मेरा क्या काम हो, वैल्यूज को पोस्ट कर दी मैंने। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट दे दिया, नेम दे दिया, इसका कुछ लेबल दे दिया नेम, जो मेरा ये नेम यहाँ पे ये लेबल डिस्प्ले हो रहा है। इनपुट टाइप या वैल्यू इसकी सबमिट दे दी मैंने बटन की, ये फॉर्म मेरा क्लोज, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन एक कॉल किया आपका वैलिडेट फॉर्म का स्क्रिप्ट के हेडर पार्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने लिख दिया ये जो फॉर्म्स है उसमें वैल्यूज क्या क्या हो। इफ एक्स इक्वल टू नल, अगर मेरी नल है वैल्यू तो अलर्ट ये आ जाए, अदरवाइज मेरा फॉल्स होके वो काम करता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो आप अपना यूज़ करते हो, सी लैंग्वेज वगैरह में आपने पढ़ी होगी, वो है। अगर आप यहाँ पे आप कोई वैल्यूज डिफाइन कर देते हो कि एक्स इक्वल टू लेंथ में एक्स डॉट लेंथ, अगर मैं कर दूँ एक्स डॉट लेंथ इतनी होनी चाहिए या फिर वैल्यूज ये होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरा काम करेगा। जो आप मैसेज दोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपका आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आ गया ना मैंने जो भी इसमें मैसेज में दिया, पॉपअप बॉक्स, अलर्ट बॉक्स, तो इस तरीके से ये चीज़ मेरी होगी। अब मैंने यहाँ पे जो अलर्ट दिया इसकी जगह मैं यहाँ पे मान लो प्रॉम्प्ट कर दूँ, मैं रिफ्रेश करूँ, तो ये आप जो वैल्यूज डालोगे जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद आपसे पूछेगा, सॉरी प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, कन्फर्म बॉक्स। जब आप वैल्यूज डाल दोगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड और नॉट। आप ओके करोगे तो प्रोसीड हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होके इसी पेज पे रह गया। अब मैं इसे अगर मान लो प्रोसीड कर दूंगा तो ये ओके ओके आगे प्रोसीड हो जाएगा। यही चीज़ होती है आपकी वैलिडेशंस। तो इसी तरीके से आप जितनी भी वैलिडेशंस लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं
लेंथ पे, कैरेक्टर्स पे, जिस भी आप एलिमेंट्स पे लगाना चाहते हो आप उन एलिमेंट्स वैलिडेशंस लगा सकते हैं। बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वैलिडेशंस वगैरह के, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस में आपका यही है कि आप किस तरीके से वैलिडेट करेंगे, आपका पॉपअप वगैरह क्या होंगे होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं, आपके लूप्स वगैरह आप किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके इवेंट्स होता है। इवेंट्स बेसिकली आपका ये होता है कि आप अगर कोई पे क्लिक कर रहे हैं या आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके उस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ऑन सबमिट मेरा क्या एक्शन परफॉर्म होगा, तो वो सब चीज़ें आपकी आती हैं इवेंट्स के अंदर। तो आपके कई तरह के इवेंट्स डिफाइन है, जैसे ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। तो इस तरह के कई सारे आपके इवेंट्स डिफाइंड हैं। तो उसमें ये होता है कि ऑन सबमिट में अगर ऑन सबमिट आप करते हो तो उससे समझ जाता है, या ऑन क्लिक आप करते हो और जो फंक्शन आप कॉल करते हो तो वो समझ जाता है ऑटोमेटिकली, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं कि इस पे मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो नॉर्मल जो भी आप प्रोग्रामिंग होती है आपकी, वो सारी प्रोग्रामिंग आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। जिसे हम कहते हैं जावा सर्वर पेज। जेएसपी वगैरह, जावा बीन्स वगैरह, ये सब वैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिकली अब यूज नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में है तो इन्हें एक बार पढ़ लेना। अभी तक जो हमने ये पढ़ा है जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन, सीएसएस वगैरह जो हमने पढ़ा है, एक्सेल वगैरह पढ़ा है, दीज आर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है कि जो आप हो, क्लाइंट हो, जो कोई रिक्वेस्ट रेज कर रहा है उसकी साइड पे कैसे कैसे स्क्रिप्टिंग हो रही है। इसी तरीके से हमारी जो सर्वर होता है, सर्वर की साइड पे भी स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। तो जेएसपी, जैसे फॉर एग्जांपल जेएसपी है, जावा सर्वर पेजेस, ये आपकी एक टेक्नोलॉजी है, ये आप कह सकते हो एक तरह से आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो आपकी सर्वर साइड पे जो भी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो कैसे होती है उसे डिजाइन करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई रिक्वेस्ट रेज करी, सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसे वैलिडेट किया। अब वैलिडेट ऐसे थोड़ी कि हवा में कर रहा है, कोई ना कोई इंटरफेस, कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई चीज, टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी डिफाइंड है जो उस चीज को चेक कर रही है, वैलिडेट कर रही है और उसके बेसिस पे आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट दे रही है। तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे कैसे सर्वर साइड पे वो डिफाइंड है, किस तरीके से वो यूज हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, डेटा कम्स अंडर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो जेएसपी इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो आपके डिफाइन करती है सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग की, सर्वर साइड पे कैसे हो रहा है। लेना, पॉइंट्स याद कर लेना, जो मोटे मोटे मैं फीचर्स बता रहा हूँ। जेएसपी बेसिकली इज a server side scripting language, all the processing done at the server side and not at the client side। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड के लिए यूज होती है, क्लाइंट साइड के लिए यूज नहीं होती। जेएसपी आपकी प्लेटफॉर्म एंड सर्वर इंडिपेंडेंस होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स आप किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होती, एंड सर्वर इंडिपेंडेंस मीन्स ये किसी स्पेसिफिक सर्वर पे भी डिपेंड नहीं होती। आप थ्रू आउट द इकोसिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सर्वर पे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
Environment, JSP uses pure Java and take full advantages of its object-oriented nature. JSP जैसे हम नाम है इनका JSP, Java Beans, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ये बेसिकली आपकी जो जावा लैंग्वेज है उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और जो आपकी उसमें आप डिफाइन करते हो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिफाइन करना, ठीक है, क्लासेस डिफाइन करना, उसी तरीके से आप इसमें डिफाइन करते हो इनमें, और ये उस चीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, या आप कह सकते हो उनका जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो ये अडेप्ट करते हैं। एक्सटेंसिबल होती है, मतलब एक्सटेंसिबल इन द सेंस कि आपकी इजीली कंपेटेबल है आपकी वेब पेजेस के साथ, डायनेमिक वेब पेजेस के साथ, ठीक है। और जहाँ पे जरूरत होती है आप जेएसपी टेक्स्ट को अपने एक्सटेंड भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी होती है, आप एक जेएसपी पेज को रीयूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे, प्लेटफॉर्म पे आप उसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे जावा बीन्स हैं, जेएसपी टैग्स हैं, ये सारे आपके रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। जावा बीन्स क्या होता है? जावा बीन्स बेसिकली आपके इस तरह के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि आप रीयूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो ऐसा नहीं कि मैंने उसे एक बार यूज किया उसके बाद मैं उसे यूज नहीं कर सकता, मैं उसे बार बार यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आपका एक प्रॉपर एग्जांपल है जावा बीन्स का। मैंने अपने सिस्टम में कैलकुलेटर ओपन किया, उसमें कुछ भी अपनी कैलकुलेशन करी, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि जब मैं उसे बंद कर दूंगा तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता। मैं उसमें क्लियर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर, जैसे मैं क्लियर करूंगा तो वो उसकी पूरी मेमोरी को इरेज करके फ्रेश अपलोड करता है, और मैं उसमें नई तरीके से दोबारा से नई कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द जावा बीन्स। तो जावा बीन्स क्या होते हैं? आर द रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो आप अगेन एंड अगेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कहीं भी आप उसे बार बार अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज आती है, सिक्योर लैंग्वेज होती है, सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं, क्लासेस पे बेस्ड होती हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो ये क्योंकि सारे फीचर्स आपके जेएसपी के अंदर भी हैं, तो दैट्स व्हाई जेएसपी इज इजियर टू मेंटेनेंस एंड कंसिडर्ड, मतलब कि आपका एक यूजेबिलिटी फैक्टर को ये परफॉर्म करता है। जेएसपी आपका क्या है? ये सिंपली आपका एक एचटीएमएल वेब पेज ही है जिसमें हम कुछ एडिशनल कोड्स डाल देते हैं फॉर द डायनेमिक कंटेंट। जेएसपी जैसे देखिए सर्वर साइड का जो भी आपकी मतलब स्क्रिप्टिंग होती है या जो भी प्रोग्रामिंग होती है वेब पेजेस होता है, दैट मतलब डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस इन द सेंस, क्योंकि मान लीजिए एक रिक्वेस्ट कई सारे यूजर से आती है एंड द रिक्वेस्ट में वेरी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक ही तरह की रिक्वेस्ट को सर्वर हैंडल कर सकता है। सर्वर मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपकी मतलब हैंडल कर सकता है। तो दैट्स वाई जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग होती है सर्वर साइड पर, दैट आर डायनेमिक स्क्रिप्टिंग। उसके बाद ये थ्योरेटिकल है जो आपसे पूछा जाता है, ये सब बुक्स में पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, देख लेना। उसके बाद आता है आपका जेएसपी आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। जेएसपी आर्किटेक्चर, जेएसपी आर्किटेक्चर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट हो, आपने कोई रिक्वेस्ट रेज करी, आपने कुछ भी रिक्वेस्ट रेज करी कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वेस्ट आपकी जाएगी, हम कहते हैं सर्वर के पास जाती है। तो सर्वर के पास जाने में भी आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ इंटरफेसेस होते हैं जो उस रिक्वेस्ट को कैरी करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जेएसपी की अगर हम बात करें, जेएसपी इंजन और जो वेब सर्वर होता है, ये एक इंटरफेस होता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को कैरी करता है बैकएंड पे जेएसपी फाइल के पास। जेएसपी फाइल उस चीज को वैलिडेट करती है वेदर द रिक्वेस्ट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। अगर वो एप्रोप्रिएट है तो उस रिक्वेस्ट को फर्दर बैकएंड पे कंपोनेंट से, और कंपोनेंट से डेटाबेस के पास लेके जाती है, और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आता है जेएसपी फाइल के पास, और जेएसपी फाइल उस रिस्पॉन्स को वापस रीराउट करती है जेएसपी इंजन के पास, और वो रिस्पॉन्स आता है फिर आपके पास। और इन केस अगर जेएसपी फाइल आपकी रिक्वेस्ट को इनवैलिड फाइंड आउट करती है, तो वो वहीं से आपको रिस्पॉन्स डिलीवर कर देती है कि भाई योर रिक्वेस्ट इज नॉट वैलिड, प्लीज रेज अ वैलिड रिक्वेस्ट। तो जब भी कोई क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट रेज करते हो सर्वर के पास, तो जेएसपी फाइल होती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सारी वैलिडेशंस होती हैं,
और जेएसपी फाइल फर्दर उस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली डेटाबेस पे हिट नहीं होता, जो आपका सर्वर होता है जो उस चीज को हैंडल कर रहा है उसके पास लेके जाती है और वो उस चीज को डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के काम में आता है। जो भी आपका सर्वर साइड पे आपका कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस के साथ, दैट डिपेंड्स ऑन द जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आपका ये प्रोसेस होता है पूरा जेडीबीसी, जावा में आपने पढ़ा होगा, जो कि आपका डेटाबेस से कनेक्ट करने के काम में आता है आपके डेटाबेस को, और वो जो भी रिक्वेस्ट भेजता है या फिर जो भी रिस्पॉन्स वहां से आता है वो सर्वर के पास आता है, जिसे हम सर्वलेट भी कहते थे पहले। और वो सर्वलेट क्या होता है, सर्वर साइड एप्लेट्स, मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स, डायनेमिक प्रोग्राम्स जो आपके डायनेमिक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के काम में आते हैं। और वो सर्वलेट्स उन रिक्वेस्ट्स को भेजता है जेएसपी के पास, और जेएसपी उन रिस्पॉन्स को डिलीवर करता है आपके ब्राउजर के ऊपर आपके पास। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द जेएसपी, जो आपकी बुक्स में दी हुई है, एक बार देख लेना। अच्छा, जो भी रिक्वेस्ट जाती हैं वो हमारी टीयर बेस्ड अप्रोचेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई रिक्वेस्ट रेज करी, सिंगल रिक्वेस्ट रेज करी, वो सीधा डायरेक्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स दिया, तो ये होती है सिंगल टीयर। उसके बाद आते हैं टू टीयर, और इस तरह से थ्री टीयर, एन टीयर हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। तो जब भी हम टीयर्स की बात करते हैं, टीयर्स का मतलब ये होता है कि सर्वर को हम डायरेक्टली हिट नहीं करते, उतनी उनके बीच में सिक्योरिटी लेयर्स हम इंक्रीज करते हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स इंक्रीज करते हैं, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है डायरेक्ट सर्वर पे हिट ना करे और उन लेयर्स से पास होके आपका वैलिडेट होने के बाद ही सर्वर के पास पहुंचे। तो इसी वजह से जितनी ज्यादा लेयर्स, हमारी सिक्योरिटी लेयर्स बीच में होती हैं, दैट मॉडल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल, बिकॉज जो रिक्वेस्ट होगी वो उतनी वैलिडेशन से पास ऑन होके उसके बाद सर्वर के पास जाएगी। तो उसमें जो क्या होता है कि जो इनवैलिड रिक्वेस्ट है या इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास कम से कम डिलीवर होती है, या फिर नेग्लिजिबली होती है डिलीवर। और उससे क्या होता है, आपका सर्वर के ऊपर लोड कम रहता है और सर्वर को जो आपका इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ वो भी कम से कम होता है। तो उसकी वजह से आपने जो दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, आपके मेंटेनेंस वगैरह हैं, ये सारे फीचर्स आपके बहुत इजीली इम्प्लीमेंट होते हैं। जो भी रिक्वेस्ट जाती है आपकी एक वेब ब्राउजर से, वो हमेशा HTTP रिक्वेस्ट जाती है, और जो रिस्पॉन्स आता है वो भी HTTP रिस्पॉन्स आता है। जो हम कहते हैं HTTPS, एस जो होता है सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी ब्राउजर साइड पे, क्लाइंट साइड पे इंप्लीमेंट होती है, सर्वर साइड पे इंप्लीमेंट नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एस में क्या किया, ऑथेंटिकेशन डाल दिया फीचर की आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। तो आप कोई भी रिक्वेस्ट करोगे पहले आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करोगे और उसके बाद वो चीज आपकी बैकएंड पे जाएगी। जो ओटीपी आपने एंटर किया वो चेक होने के लिए सर्वर से इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो सर्वर से ही आपको ओटीपी आ रहा है। वो आपका सर्वर इन द सेंस कि जो आपको रिस्पॉन्स डिलीवर कर रहा है वो सर्वर अलग है, ओटीपी बेस्ड जो सर्वर है वो अलग है। तो आपका उससे आपका इंटरेक्शन हुआ, ओटीपी वैलिडेट हुआ, मैच हुआ कि वेदर इट इज अ करेक्ट ओटीपी जो हमने डिलीवर किया था कि नहीं किया था, मैच हुआ, मैच होने के बाद वो ओटीपी के बाद आपकी रिक्वेस्ट होती है फर्दर सर्वर को हिट करती है। और जैसे ही सर्वर को हिट करेगी तो उसके बाद आपका जो भी एक्शन है, आपने जो भी रिक्वेस्ट रेज करी है वो रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल होती है। जो भी आपका सर्वर से इंटरेक्शन होता है वो सॉकेट कनेक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। आपके कई सारे जो हम कहते हैं कि लोकल सर्वर्स हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अपाचे टॉमकैट सर्वर वगैरह है या दूसरे कोई सर्वर हम यूज करते हैं, तो उनके बीच में सॉकेट कनेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे आपका ये जो डेटा है टू एंड फ्रो आपका डिलीवर होता है और आपको रिक्वेस्ट लेके जाता है और आपकी रिस्पॉन्स लेके आता है। हो चुकी है वो कभी प्रैक्टिकली यूज में नहीं होती है। एप्लेट्स वगैरह जावा में आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होते हैं।
इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जेएसपी में। तो जो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी जेएसपी डॉक्यूमेंट में प्री डिफाइंड डिक्लेयर्ड होते हैं, पहले से अवेलेबल होते हैं, डेटा नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड, मतलब जिसे आप लोगों को एक्सटर्नली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, डेटा नॉन एज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। So for example, request, response, page, context, session, config, page, exception, application. So these are the few predefined implicit objects जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जावा पे बेस्ड होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स में डिफाइंड है। तो उन क्लासेस के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको कोई भी मेथड को एक्सेस करना है तो आप इन ऑब्जेक्ट से बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं फंक्शंस को, और वो आपके सक्सेसफुली वर्क करेंगे विदाउट एनी एरर। और इन फाइल्स को यूज करने के लिए आपको इन फाइल्स को इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं, या लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन द लाइब्रेरी फाइल्स। पीआईपी रेफरेंस मॉडल है और एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल है। तो मॉडल ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज दैट मॉडल इज आल्सो यूज्ड इन द वेब प्रोग्रामिंग फॉर द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, जिसे हम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्टैक भी कहते हैं, कि जो आपकी वायरलेस एप्लीकेशंस होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है वायरलेसली, और कैसे आपका वहां से रिस्पॉन्स आता है। तो इस दैट आल्सो यू नीड टू डिफाइन दैट स्ट्रक्चर। वैलिडेशन के वो देख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल वैलिडेशन, टाइम वैलिडेशन, लेंथ वैलिडेशन, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये सारे वैलिडेशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं, मतलब सैंपल एग्जांपल्स दिए हैं, वो देख लेना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से वैलिडेशन यूज करते हैं। WAP और WML क्या होता है? अब ये तो जो हमने बात करी, जनरली जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, और जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं इंटरेक्शन के लिए, दैट इज द वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग कोई भी इंटरनेट यूज करते हो, तो पहले क्या होता था, वायर्ड इंटरनेट हम यूज करते थे, वायर से हम कनेक्टिविटी करते थे। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो ये आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज थ्रू द वायर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो आजकल ये वायरलेस आप नेटवर्क्स यूज करते हो, हाउ दे वर्क, कैसे उनमें डेटा ट्रांसफर होता है, कैसे आपका रिस्पॉन्स मिलता है, दैट कम्स अंडर द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, या फिर WML जिसे हम कहते हैं वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली आपका जो TCP/IP या फिर आप कह सकते हो OSI रेफरेंस मॉडल है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनहेरिट करता है। ये बेसिकली आपका 5 लेयर का आर्किटेक्चर होता है प्रोटोकॉल स्टैक में, जो कंटेन करता है एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर एंड द डेटा लेयर, या फिर जिसे हम डेटाग्राम लेयर भी कहते हैं। जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपका क्या होता है, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपको डेटा ट्रांसफर करना है या कुछ भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, उस चीज को एनालाइज करना कि कौन सी एप्लीकेशन है, किसके थ्रू मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, दैट कम्स अंडर द एप्लीकेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की जाती है, एक सेशन डेवलप किया जाता है
कि इस पीरियड में आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। अगर आप उस पीरियड तक इनएक्टिव रहते हैं या टास्क परफॉर्म नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो सेक्शन मतलब जो कनेक्शंस हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज फॉर द सिक्योरिटी रीजन। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपका डेटा को ट्रांसफर करने के काम में आता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सिक्योरिटी लेयर बेसिकली आपका जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उन सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट करने के काम में आता है। वेदर आपका ऑथेंटिकेशन है, इंटीग्रिटी है, प्राइवेसी है, ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी लेयर के अंदर आती हैं। नेटवर्क लेयर आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, या आप कह सकते हो दो डिवाइसेस के ऊपर जिसके ऊपर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, डेटा ट्रांसफर करना है। वो नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ होगा, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई इशू तो नहीं है, वो सारी चीजें आपकी हैंडल होती है थ्रू द नेटवर्क लेयर। सारे फीचर्स जो आपने नेटवर्किंग में पढ़े हैं सेम वही सारे फीचर्स आपके इसमें भी इंप्लीमेंट होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट हो, आपने वायरलेस नेटवर्क पर कोई रिक्वेस्ट भेजी, इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्टेड हो। कुछ गेटवेज होते हैं जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर्स, प्रॉक्सी गेटवेज भी कहते हैं या फिर प्रॉक्सी भी कह देते हैं। उनमें कुछ एनकोडर्स एंड डिकोडर्स होते हैं जो आपके डेटा को एनकोड करते हैं, आपका सर्वर के पास लेके जाते हैं। सर्वर के पास जब लेके जाते हैं सर्वर पे WML लैंग्वेज होती है, उसकी स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं जो उस चीज़ को एनालाइज करती हैं, डिक्रिप्ट करती हैं, फिर उसे एनालाइज करती हैं। एनालाइज करने के बाद अगर वो आपकी रिक्वेस्ट प्रॉपर होती है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। WML जो स्क्रिप्ट होती हैं वो रिस्पॉन्स को वापस ट्रांसफर करती हैं इंटरमीडिएट गेटवेज के पास। गेटवेज क्या करते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को कन्वर्ट करते हैं एज पर द क्लाइंट प्रोटोकॉल के हिसाब से, उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं और उस चीज़ को जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको डिलीवर करते हैं आपके क्लाइंट के पास या आपके पास। WAP प्रोटोकॉल्स, या आप कह सकते हो कि जो हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स कन्वर्जन, वो बेसिकली क्या होता है, जो भी क्लाइंट होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है तो किस तरीके से उसने रिक्वेस्ट भेजी, क्या क्या प्रोटोकॉल्स वो यूज कर रहा है, इट इज नेसेसरी कि डेटा को उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही डिलीवर किया जाए। तो उस चीज को कन्वर्जन में जो आपका इंटरमीडिएट हम यूज करते हैं नेटवर्क का गेटवेज या फिर प्रॉक्सी गेटवेज जो हम कहते हैं उन्हें हम यूज करते हैं, जो कि वो रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिसमें आपको रिस्पॉन्स चाहिए। और इसे ही हम वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल WSP भी कहते हैं। WSP वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल्स। और ये जो प्रोटोकॉल्स कन्वर्शन होता है डेवलप होता है स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम, ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सेशन डेवलप हो गया और वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। उसकी कुछ ड्यूरेशन डिफाइंड होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो उस ड्यूरेशन के अंदर उसे अपना काम करना होता है एंड दैट ड्यूरेशन इज डिफाइंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, ताकि कोई और उसे मिसयूज ना कर सके। अब वो जो आपका रिस्पॉन्स आपके पास आया, आपके स्टैक के पास आया वायरलेस जो मतलब आपके पास ऐसा नहीं रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ गया। आपका जो भी ये प्रोटोकॉल लेयर्स होती हैं इन लेयर्स के आपके क्लाइंट के पास आपके पास आएगा और वो लेयर से पास ऑन होगा। उसमें पास ऑन होने के बाद जो जो उस हर लेयर का काम है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी और लास्ट में जाके एज अ एप्लीकेशन लेयर, जैसे आप एक ब्राउजर यूज कर रहे हैं कोई भी आउटकम देखने के लिए, मतलब आप कोई एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वो लास्ट में जाके आपके पास उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास डिस्प्ले होगा जिसे आप देखेंगे, व्यू करेंगे और आपका जो भी एक्शन परफॉर्म आपको करना है वो आप अपना काम करेंगे। WAP का जो वर्जन आज के डेट में यूज होता है दैट इज द वर्जन 2.0। WML में आपके पास थ्योरेटिकली है आपके कोर्स में, आपका कोई इसका प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा कुछ कि आपको वहाँ पे डिजाइन करना है कुछ भी करना है। बस आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होता है, पेपर में भी इसी तरह का आता है, या फिर लेयर स्ट्रक्चर डिफाइन करो WML का, WSP का, तो आपको ये सब थ्योरेटिकली वहाँ पे लिख के आना है।
ये चीजें आपको देखनी है, यही सब आपका थ्योरेटिकल है। आपका बस सिर्फ एक दो चीज रह गई है, जैसे जावा बीन्स है, थोड़ा बहुत जेएसपी का है, जेडीबीसी है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, जावा में पढ़ा होगा।